हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का नर्सिंग गुरुकुल के इस चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 13। मैं आपको बता दूं, ये हमारा मॉडल पेपर का जो सीरीज है वो हम लोग 12th पेपर मॉडल पेपर का डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। और हर एक मॉडल पेपर अपने आप में एक नया मायने रखता है। अगर आप हर एक मॉडल पेपर को कर कर एग्जाम देने जाते हैं तो डेफिनेटली बच्चों आप उसमें बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। और नर्सिंग गुरुकुल को आप हमेशा याद रखेंगे। इसके लिए हमारी टीम लगातार, चाहे आप फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो या इंग्लिश हो, इन सारे का मॉडल पेपर का डिस्कशन वन बाय वन होता जा रहा है। आप उन सारे मॉडल पेपर को देखकर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। और अगर आपको और अपनी कॉन्फिडेंस को बुस्टअप करना है तो आप हमारे प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर कर भी अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पर नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को वहां से भी बेहतरीन बना सकते हैं। वहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है बच्चों। आइए, ये सारी चीजें करने के लिए आप हमेशा नर्सिंग गुरुकुल के साथ जुड़े रहे और अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाएं। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर का डिस्कशन, जो आपके सामने है मॉडल पेपर नंबर 30। तो अगर आपको स्क्रीन पे कुछ बच्चों का फोटो दिख रहा होगा, ये वो बच्चे हैं जो हमारे साथ पिछले वर्षों में जुड़े रहे और अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाया, और आज वो कहीं ना कहीं एक नर्सिंग कॉलेज से अपनी नर्सिंग की पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों। तो आइए आपको मैं आपके सपनों की ओर ले चलता हूँ और मॉडल पेपर के इस डिस्कशन को आरंभ करता हूँ। कहते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम एट n इक्वल टू 5 इज गिवन बाय En इक्वल टू -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज। तो बच्चों इन्होंने एनर्जी पूछा है और E बराबर होगा आपका -13.6 ओवर n स्क्वायर, दैट इज 25। जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं आपको बता दूं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एनर्जी होता है बच्चों, दिस इज, ये कुछ और नहीं, ये हमारा 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। कभी कभी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी को वो जूल में बदलने के लिए भी जरूरत पड़ सकती है। तो आपको ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होगी। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है बोर ऑर्बिट एट n इक्वल टू 2। कहता है कि बोर का रेडियस क्या होगा n इक्वल टू 2 पे। आपको रेडियस का फॉर्मूला पता है, r इक्वल टू आर नोट इंटू एन स्क्वायर, या एन स्क्वायर आर। जहां पर आर नोट का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 0.53 और एन स्क्वायर का वैल्यू होगा बच्चों दैट इज 2 स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4। एंड नाउ व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गॉट एट व्हाट, 4 3 12, कैरी कितना हो गया 1, एंड 5 को 20 और 1 21, मतलब 2.12 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये जो वैल्यू देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ एंगस्ट्रम में लिखा ना ए नॉट, तो इसलिए ये वैल्यू एंगस्ट्रम में आएगा। और 1 एंगस्ट्रम बराबर 1, सबसे पहले 1 नैनोमीटर बराबर 10 टू द पावर -9 मीटर होता है, और 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है बच्चों कि कैसे यूनिट का कन्वर्जन करते हैं, और यही मॉडर्न फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यूनिट, ऑल दो फॉर्मूला सबको याद रखता है, बट यूनिट का कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारी का यूनिट का कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आपको यूनिट का कन्वर्जन पे भी ध्यान देना है। आइए आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है, आप पढ़े होंगे, न्यू बराबर वी इक्वल टू सी इंटू लैम्डा। न्यू बराबर होता है, न्यू बराबर हम लोग बोलते हैं, न्यू बराबर हम बोलते हैं सी बाय लैम्डा। ठीक है, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। सी क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट है, फोटोन का जो स्पीड होता है। आपने फोटोन की इक्वालिटी को पढ़ा होगा, उन्होंने जो आइंस्टीन है ना, आइंस्टीन ने लाइट के पार्टिकल को फोटोन बोला था, और फोटोन का जो रेजोनेंस होता है वो 0 होता है, और स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द फोटोन इज 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है बच्चों। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो सी का जो वैल्यू है वो है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेमडा का वैल्यू 500 है, और नैनोमीटर आपको पता है 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। तो आप 10 टू द पावर -9 लिखिए। नाउ व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गॉट 10 टू द पावर 8। ठीक है, और इधर है हमारा 5 इंटू 10 टू द पावर -7।
तो -7 सॉल्व करेंगे, ये कितना मिलेगा 0.6 ओवर 10 टू द पावर 15। नाउ तुम्हें मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 इंटू 10 टू द पावर 14। 14 क्या, और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन क्या है 6 इंटू 10 टू द पावर 14 है, 6 इंटू 10 टू द पावर 14 है। दिस इज आवर आंसर, 6 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो 6 इंटू 10 टू द पावर 14 प्लस 14 हर्ट्ज, ठीक है। अगर आप सॉल्व, अगर बच्चों आपको किसी सवाल में किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप अपने क्वेरी को कमेंट बॉक्स में रेज कर सकते हैं। हम या हमारी टीम डेफिनेटली आपके कमेंट को लेगी। अगर वो कमेंट वहीं रिजॉल्व होने लायक है तो डेफिनेटली वी विल डू इट, अदरवाइज आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कहते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 टू द पावर 14। तो आपको एनर्जी जो है बच्चों, एनर्जी E इक्वल टू होता है एच इंटू न्यू, एच इंटू न्यू, ठीक है। एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच इंटू न्यू। तो आप देख पा रहे होंगे आपका प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू उन्होंने दे रखा है, और यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू न्यू का जो वैल्यू है वो 6 इंटू 10 टू द पावर 14, 10 टू द पावर 14। तो आप इसे मल्टीप्लाई करें, 6 6 36, कैरी कितना 3, 6 6 36 और 9 कितना हुआ 39, ठीक है 39 और 10 टू द पावर -34 और इधर गया 14। तो यहाँ 34 है या 14 है, तो आपको यहाँ 10 टू द पावर 20 मिलेगा, और यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। जब आप 6.6 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जब अगेन आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आप ऐसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कितनी है, सॉरी यहाँ 20 मिलेगा आपको, ठीक है 20 मिलेगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आप इसे 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई करती है, 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई, नो नो 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा। आप क्या कीजिए, हाँ 10 से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल नॉट परफेक्ट। और ये ओके ओके, यहाँ थोड़ा सा बच्चों, यहाँ आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं रहा है, आपको बताता हूँ। देखो 6 ये करेंगे तो 339.6 होगा, ठीक है, इनटू इधर हो गया 10 टू द पावर -20, ठीक है। अभी देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3.96 इंटू 10 टू द पावर -19, 3.96 इंटू 10 टू द पावर -19। वो चीज़ नहीं दिख रहा है, मैं इसे फिर से यहाँ लिख देता हूँ। ये जो है ना, ये इससे यहाँ जाएंगे, हुआ 3.96 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। दिस इज द फाइनल आंसर। अगर बच्चों डाउट है तो अगेन आप अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ हमारी टीम आपकी क्वेरी को डेफिनेटली लेगी, बिना झिझक के आप अपनी क्वेरी को रेज कीजिए, क्योंकि ये आपका चैनल है और आप ही के लिए बना है और आपके लिए ही सारे वीडियोस बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या आता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए मोमेंटम 1.3 इंटू 10 टू द पावर -23 kg मीटर पर सेकेंड। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब लेमडा, लेमडा इक्वल टू होता है क्या h/p, ठीक है। तो h का वैल्यू तो बेटा ऊपर में दे रखा है, एंड ये क्या है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, ये हमारा h का वैल्यू। और मोमेंटम अगर आप यहाँ से देखें तो मोमेंटम आपको यहाँ मिल रहा है, that is 1.32 into 10 to the power -23, ठीक है। तो ये अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं 6.60 डिवाइडेड बाय 1.32 इंटू, ऊपर हमारा 10 टू द पावर -34 है, नीचे हमारा 10 टू द पावर -23 है। ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा 10 टू द पावर -11, और आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा 5 इंटू 10 टू द पावर -11। तो आंसर क्या होगा 5 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। लेमडा जो हमारा वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर, वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या था, बाइंडिंग एनर्जी व्हेन द मास डिफेक्ट इज 0.02 kg। तो बाइंडिंग एनर्जी जो होता है E बराबर होता है mc², E इज इक्वल टू mc²। तो मास अगर देखें बच्चों तो ये 0.002 और C का जो वैल्यू है वो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इससे सॉल्व कीजिएगा 0.002 इंटू दैट इज 9 हो गया 3 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 16 हो गया। अगर आप इसे डेसिमल को हटाएं तो कितने जीरो दीजिएगा 3 जीरो, और यहाँ से फिर फर्दर आप सॉल्व करते हैं, मैं इसे नीचे कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। 9 इंटू 2 दैट इज 18, और ऊपर में 16 है और नीचे में 3 जीरो है, ठीक है। तो 10 टू द पावर 13 होगा।
फिर से अगर आप फर्दर फिर सॉल्व करते हैं तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, दैट इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर 14, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, 10 टू द पावर माइनस 14, सॉरी 10 टू द पावर प्लस 14, ठीक है, प्लस 14 आप देख पा रहे थे इसी अकॉर्डिंग। और ये साथ साथ हमारा जो एनर्जी का ऐसा यूनिट होगा बच्चों, दिस एनर्जी का ऐसा यूनिट, और ये कुछ और नहीं हो जाएगा, दिस इज आपको यहाँ से मिल जाता है जूल, जूल। तो फाइनली हमारा आंसर क्या है, आंसर ए है। आइए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखो ये मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आसान हो। हाँ, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आराम से करेंगे चीज़ों को, जहाँ समझ में नहीं आएगा आप डेफिनेटली अपनी क्वारी को रेज कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है कि हाफ लाइफ इन 6 डेज, रिमेनिंग फ्रैक्शन आफ्टर 18 डेज। तो देखो हाफ लाइफ हमारा कितना डेज है, तो हाफ लाइफ हमारा दिस इज 18 डेज है, ठीक है। हाफ लाइफ हमारा 18 डेज है, और एक हाफ लाइफ जो है 16 डेज में होता है। तो 18 डेज में, सॉरी 6 डेज में हमारा एक हाफ लाइफ है, तो 18 डेज में कितना, तो 18 डिवाइड बाई 3 दैट इज 3 हाफ लाइफ होंगे। और एक हाफ लाइफ में कितना फ्रैक्शन ये टूट जाता है, तो तुम्हें पता होगा ए हाफ लाइफ एन हाफ लाइफ में 1/2 टू दी पावर एन फ्रैक्शन ये होता है, ठीक है। रिमेनिंग फ्रैक्शन जो है 1/2 दी पावर एन होता है। तो 3 हाफ लाइफ में क्या होगा, 1/2 का क्यूब दैट इज 1/8। आंसर क्या होगा, 1/8, ठीक है। सिंपल सवाल है बच्चों, इस यही सवाल हम लोगों ने इससे पहले भी किया था, ठीक है। तो आपको अगेन कोई डाउट होगा तो एक बार उस वीडियो को भी देख ले और इस वीडियो को भी देख ले, तो आपका और भी अच्छा लगेगा, आप और भी अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है कि कैपेसिटेंस व्हेन चार्ज इज 60 माइक्रोकूलम स्टोर्ड एट 20 वोल्ट। तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि Q बराबर होता है C इंटू V, Q बराबर होता है C इंटू V। तो यहाँ पर जो चार्ज है बच्चों वो कितना दिया है, 60 माइक्रोकूलम। C तुम्हें निकालना है, कैपेसिटेंस तुम्हें निकालना है, V तुम्हें पता है, ठीक है। देखो अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो C मिलेगा 60/20, दैट इज 3 माइक्रो फैराड। सर माइक्रो में आंसर क्यों, क्योंकि हमने जो चार्ज का वैल्यू लिया है बेटा वो क्या है, वो यहाँ पर माइक्रोकूलम में है। तो आंसर जो भी होगा वो भी हमारा माइक्रो फैराड में, ठीक है। तो आंसर हो गया 3 माइक्रोफैराड, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर C इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड एंड V इक्वल टू 10 वोल्ट, ठीक है। तो आपको एनर्जी क्या वैल्यू होता है, एनर्जी का वैल्यू आपको पता होगा हाफ ऑफ CV स्क्वायर। लास्ट क्लास में इसका मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, Q इंटू V, ठीक है, मतलब QV। एक फॉर्मूला और हो जाएगा बच्चों, मैंने वहां पर 2 फॉर्मूला बताया था, तीसरा फॉर्मूला आपको बोला गया था कि कमेंट में आप बताइएगा। अगर आप डेफिनेटली कर पाए होंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप इसे और एक फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए ना, आप इसे C स्क्वायर V स्क्वायर बाय C लिख सकते हैं, ठीक है। और इसे हम फाइनली Q स्क्वायर बाय 2C भी लिख सकते हैं। तो एनर्जी के इतने फॉर्मूले, या तो आप हाफ CV स्क्वायर लिखिए, या तो हाफ QV लिखिए, और हाफ इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C लिखिए। बट यहाँ जो गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हाफ CV स्क्वायर ही यूज करना परफेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम इसे यूज करते हैं तो हाफ ऑफ C का जो वैल्यू है बच्चों वो 6 दे रखा है, और 10 का स्क्वायर दैट इज 100, सॉल्व करेंगे 2 3 जा दैट इज क्या 100, सॉरी 300, 3 इंटू 100 इट इज 300, 300। आइए बच्चों, तो आपको यहाँ पर यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगेन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप अपनी तैयारी को लगातार कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन से बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को भी हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस इस ऐप में आपको कुछ पेड वर्जन जो है वो फ्री मिलते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर हैं, टेस्ट पेपर हैं, ये सब कुछ। देखो अगर हमारा 30 जो है वो पेड है, तो 3 या 2 जो है वो तुम्हारे क्या है, फ्रीज है। तो आप इसे अवेलेबल, इसे डाउनलोड करके आपको इतना फायदा मिल सकता है, ठीक है बच्चों। तो डेफिनेटली आप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाइए, और नर्सिंग गुरुकुल का नाम रोशन कीजिए। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले फ्यूचर में एक अच्छे नर्सिंग कॉलेज से अपनी नर्सिंग की पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि करंट व्हेन 240 कूलम फॉलोज इन 120 सेकेंड। तो करंट बराबर होता है क्या, Q बराबर होता है I इंटू टी, ठीक है, I इंटू टी। तो यहाँ पर हमारा चार्ज तुम्हें पता होगा, जब भी तुम्हें कूलम देखे बच्चों तो कूलम देखने से ही पता चल जाना चाहिए, दिस इज ए ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, दिस इज ए ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज।
ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये हमारा कितना है, 240 है, 240 है, और क्लोज इन कितना, 120 सेकेंड, 120 सेकेंड इक्वल टू आई। तो सॉल्व करेंगे इसे तो तुम्हें क्या मिलेगा, आई बराबर कितना मिलता है, 2 एम्पियर। मैं बता दूं आप सभी बच्चों को, आई का जो डायमेंशन भी होता है वो एम्पियर होता है, इसका ऐसा यूनिट भी एम्पियर होता है, और जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज के ऐसा यूनिट की बात करें तो वो A × T होता है। ठीक है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, सारी बातों का डिस्कशन किया था। चार्ज जो होते हैं वो अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करते हैं, दैट मीन्स ये स्केलर एडिशन को फॉलो करते हैं। इन सारी बातों का डिस्कशन हमने किया था बच्चों। आइए अब पढ़ते हैं, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि रेसिस्टेंस व्हेन वोल्टेज 30 वोल्ट एंड करंट इज 5 एम्पीयर। आप मुझे रेसिस्टेंस बताइए जब आपका वोल्टेज 30 और करंट जो है वो 5 एम्पीयर। मैंने दो चार चीजें बताई थी लास्ट क्लास में, अगर आपको याद होगी तो। जो हमारा रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। कब, जो रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, जब हमारा सीरीज में कनेक्शन होता है। ठीक है, ऑल्दो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला भी होता है, और रेसिस्टेंस जो है इनवर्स रेशियो में बढ़ता है इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये सारी बातों को याद रखना बच्चों। और ये अगर हम सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ यूज कर ले कि 30 वोल्ट दे रखा है, तो आप जानते हैं V बराबर होता है I × R। ठीक है, तो V का वैल्यू है 30 और I का वैल्यू है 5 इंटू कितना R। तो अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से तुम्हें कितना मिलेगा, R = 30/5, दैट इज कितना, 6 ओम, दैट इज कितना, 6 ओम। तो 6 ओम इज द करेक्ट आंसर, 6 ओम इज द करेक्ट आंसर। और भी बच्चों किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो डेफिनेटली आप अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में रेज कर अपनी क्वेरी को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हैं। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है कि पावर डिसिपेटेड व्हेन करंट इतना एंड द रेजिस्टेंस इज। तो आपको करंट दे रखा है तो P बराबर होता है बच्चों I²। ठीक है, I का वैल्यू कितना है, 4, मतलब 4 × 4, और यहाँ 5 दे रखा है, दैट इज 16 × 5, दैट इज 80 वाट। सर वाट ही क्यों, क्योंकि पावर का जो SI यूनिट होता है बच्चों, दिस इज वाट। पावर का जो SI यूनिट होता है तो दिस इज, पावर का जो SI यूनिट होता है बच्चों वो वाट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर, या क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स 6 मिलीमीटर इन 3 सेकेंड। तो आपको पता होगा डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलता है, तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है हम उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही बोलते हैं। जो हमारी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है हम उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो d बराबर V × T होगी, जो d बराबर होगा V × T, तो यहाँ जो इन्होंने बताया 6 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। तो डिस्टेंस हमारा आगे बच्चों 6 × 10⁻³ ठीक है, और टाइम तो इन्होंने दे रखा है 3। तो आप जब इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी तो 6 × 10⁻³ करोगे तो तुम्हारा जो यहाँ से वेलोसिटी मिलेगा V = 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो देखो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे धीरे खिसकता है, इसीलिए उसकी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, 2 × 10⁻⁻²। तो बच्चों ये आप मैं इरेज कर दिया ताकि आप इसे दूसरे क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो, और आपको अगेन तो इसका आंसर क्या होगा, 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2। तो आपको पता होगा कि स्पीड ऑफ लाइट होता है सी, न्यू बराबर होता है, न्यू बराबर हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, न्यू बराबर होता है C/V। तो अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट चाहिए तो V बराबर हम लिख सकते हैं C/न्यू। ठीक है, C/न्यू। तो V बराबर C का वैल्यू 3 × 10⁸ और न्यू का वैल्यू कितना है 1.2। तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना 30/12 हो जाएगा, 6×5 = 30 एंड 6×2 = 12। ठीक है, तो 6×2 = 12, तो आंसर सॉल्व करेंगे बच्चों तो 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ उसे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है कि पावर ऑफ ए लेंस। देखो मैंने कई बार बताया कि पावर ऑफ ए लेंस अगर जब भी आप लगाते हैं तो पावर का ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है, और जो P = 1/f लिखते हैं तो f को आपको मीटर में लिखना है, जो कि इन्होंने दे रखा है। ठीक है,
p बराबर 1/0.5, 1/f लिखते हैं ना, तो 1/0.5। तो सॉल्व कीजिएगा, 5 टू 10, तो आंसर सीधा आ रहा है 2 टाइप बताने के। इसमें एकदम सिंपल सा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर हम 16 पे पहुंचते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बच्चों कि इमेज डिस्टेंस, आप मुझे इमेज डिस्टेंस बताइए, आप मुझे इमेज डिस्टेंस बताइए जब आपका फोकल लेंथ 20 हो और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 हो। तो इन्होंने कुछ देर नहीं रखा ना, तो अगेन मैं कॉन्वेक्स लेंस मान लेता हूँ। तो कॉन्वेक्स लेंस अगर मानता हूँ तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 20 होता है, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड दिस इज 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, दैट इज माइनस हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस यहाँ लिख देंगे, दैट इज 1 बाय 60, ठीक है। तो 1 बाय वी इक्वल टू 1 बाय 20 माइनस 1 बाय 60, ठीक है। तो 1 बाय वी इक्वल टू 20 और 60 कैल्सियम 60 हो जाएगा, 3 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा, एंड नाउ वी इक्वल टू क्या, 60/2, दैट इज क्या, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर आया बच्चों, वो 16 का जो आंसर है वो 30 सेंटीमीटर का और इमेज का डिस्टेंस है। ध्यान रखेंगे बच्चों कि मैंने यहाँ पर जो भी काम किया है, मैंने कन्वेक्स लेंस मान के किया। अगर मिरर मान के करते तो द आंसर विल बी डिफरेंट, ठीक है। क्योंकि लेंस का क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए मैं लेंस मान रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कहता है कि मैग्निफिकेशन व्हेन v इज इक्वल टू 30 एंड u इज इक्वल टू 15। तो अगेन मैं इसे लेंस मान के करूँ तो हमारा ओनली फॉर्मूला होता है v by u, v by नॉट माइनस v by, इट इज ओनली v by, ठीक है, फॉर द लेंस। तो v इज व्हाट 30 एंड u इज व्हाट माइनस 15, तो कितना आ गया -2। तो आंसर आया -2, तो आंसर हो गया -2। क्या तुम्हें पता है, अगर आप सभी बच्चों को पता होगा कि जो हमारा मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आप कहते हैं कि इमेज हमारा रियल है या वर्चुअल है, या फिर हमारा जो है ये रियल है। जैसे m अगर -2 है, इसका मतलब ये रियल है, और साथ ही साथ इन्वर्टेड है। रियल के साथ वर्ड आता है इन्वर्टेड। अगर ये 1 से बड़ा है तो हम कहते हैं कि दिस इमेज इज लार्जर इन साइज, ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट से बड़ा हो। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी व्हेन वर्क वर्क फंक्शन इज इतना। तो वर्क फंक्शन इतना दे रखा है, तो आपको पता होगा कि थ्रेशोल्ड में हमारा f इक्वल टू होता है, सॉरी फाई इक्वल टू h इंटू न्यू। तो वर्क फंक्शन दे रखा है बच्चों, तो वर्क फंक्शन आपको फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो गया न्यू नॉट इक्वल टू 5 फाइव का वैल्यू उन्होंने 3 इंटू 10 टू द पावर -19 दे रखा है, -19 ओवर 6 का वैल्यू, 5 का एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -30, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 11 दिया 33, 11 से 66, 3 2 7, ठीक है। तो 0.5 आ रहा है इंटू 10 टू द पावर 15 है। तो अगेन 10 से गुना और 10 से डिवाइड, तो तुम्हें मिलेगा 5 इंटू 10 टू द पावर 14, 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। दिस इज द फ्रीक्वेंसी of this weapons, this is the frequency, this is the threshold frequency। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कहता है रेडियस ऑफ बोरोन। अगेन बच्चों यही सवाल प्रीवियस इससे पहले वाले में भी आया था। वो क्या आया था कि आर उसमें कुछ वैल्यू दिया था आर नॉट का, ठीक है। तो आप उस वैल्यू को भी यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे आर इक्वल टू 0.529 इंटू 9, ठीक है। आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आप इसे सॉल्व करके मुझे आंसर बताइएगा। ऐसे आंसर तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है, बाइंडिंग एनर्जी ई बराबर होता है, सॉरी ई बराबर mc स्क्वायर होता है, ठीक है। बट यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होते हैं वो आपको याद रखना होगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपका आयरन का मैक्सिमम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि करंट डेंसिटी व्हेन करंट इज 12 एंड एरिया इज 4 मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी जे बराबर क्या होता है, जे इक्वल टू होता है आई बाय ए, ठीक है, आई बाय ए। तो अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो करंट हमारा 12 है और एरिया हमारा 4 है, तो सीधा सीधी आ गया 3 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया इज 3 मीटर स्क्वायर। आप मुझे उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, आप मुझे उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, सॉरी फ्लक्स बताइए। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ई और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया।
हालांकि अगर इन्होंने एरिया कुछ एंगल के बारे में नहीं दिया तो आप cos थीटा को 0 मानकर कंसिडर कीजिए, तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा E इंटू ए। ठीक है, नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ 40 एंड एरिया एज अ 3, तो आंसर हो गया 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। एनर्जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहता है, energy stored in inductor L is equal to 3H and current is equal to 4 एम्पियर। तो E बराबर होता है बच्चों हाफ ऑफ L इंटू आई का स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ लिखें, L का वैल्यू 3 है और I का वैल्यू 16 है, तो 4 है, बट मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे 8 3 जा 24। एनर्जी का ऐसा यूनिट जो होता है बच्चों वो कितना होता है, एनर्जी का ऐसा यूनिट जो होता है वो आपका जूल होता है, तो दैट इज आपका 8 3 जा 24, दैट इज 24 जूल। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कहता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ, सेम सवाल बच्चों, फ्रीक्वेंसी पूछा है, c बाय लैम्डा लगाइए, c का वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 into 10 to the power 8 होता है, और लैम्डा दैट इज 400 है, इनटू नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 to the power -90 से -9 से मल्टीप्लाई। तो सॉल्व करेंगे, ये कितना होगा 3/4 और 10 to the power 8 दिया हुआ है, और ये देखो यहां पर करेंगे तो 10 से तुम्हें मिलेगा -9 और -2, तो -7 हो जाएगा, -7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, तो आंसर जो है बच्चों ये आएगा 0.75 इंटू 10⁻50। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा, फर्दर सॉल्व करते हैं, फर्दर अगर सॉल्व करते हैं आपको मिलता है 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फोटोन। मैंने कई बार बताया है इससे पहले के क्लास में कि जो आपका फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, और जो फोटोन की स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ द लाइट के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कहता है कि रिमेनिंग फ्रैक्शन आफ्टर 4 लेयर, तो रिमेनिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। तो 1/2 के पावर n मतलब 2 के पावर 4, और 1 अपॉन कितना हो गया 2 का पावर 4 16। 2 का पावर 4 का मतलब होता है 2 को 4 पर मल्टीप्लाई करना, दैट इज 16 1/16। आइए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कहता है कि लॉजिक गेट आउटपुट व्हेन इनपुटेड। लॉजिक गेट जो हमारा नॉर गेट होता है वो नॉट और ऑर गेट से मिलकर बनता है। इसका बुलियन अलजेब्रा में जो फॉर्मूला होता है वो y प्लस ए बी पर बार होता है। अब 1 और 0 करेंगे, 1 प्लस 0, अरे बच्चों 1 प्लस 0 जो है आपको 1 देगा, और 1 का जब रिवर्स लीजिएगा तो वो आपको 0 देगा। हाँ। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन वर्क डन इज 50 जूल एंड चार्ज इज 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप मुझे बताइए जब वर्क डन हमारा 50 जूल है और चार्ज हमारा इतना है, तो वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन इन्होंने अगर 50 बताया और चार्ज हमारा 10 है, तो सॉल्व करते हैं तो हमारा जो पोटेंशियल आता है वो बच्चों आता है 5 तो आंसर है बच्चों हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कहता है, कैपेसिटेंस व्हेन एनर्जी स्टोर्ड 800 माइक्रोजूल एंड वोल्टेज इज 20। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में हमारा आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता होगा, E बराबर होता है हाफ सी इंटू वी स्क्वायर। तो इन्होंने माइक्रो जूल पे एनर्जी दे रखा है, ठीक है, एनर्जी का वैल्यू इन्होंने दे रखा है, तो 800 इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी का वैल्यू आपको निकालना है, वी का वैल्यू 20 इंटू 20। तो 20 इंटू 20 इज व्हाट, 20 इंटू 20 इज 400, 400 टू जा, ठीक है 800, और यहां से फाइनली जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 2 इंटू 2 और ये देगा तुम्हें 4 माइक्रोफैराड। तो आंसर हमारा होगा कि कैपेसिटेंस क्या होगा जब वो 800 माइक्रो जूल की एनर्जी को रखता होगा, तो आंसर होगा 4 माइक्रोकूलम। अगेन बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कहता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी 4 into 10 to the power 14 हर्ट्ज, 4 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। तो E बराबर होता है h into न्यू, सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इन्होंने दे रखा है दैट इज व्हाट 4 into 10 to the power 14 हर्ट्ज, और h का वैल्यू आपको पता होगा 6.6 into 10 to the power -34 into 4 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 6 4 जा 24 कैरी 2, दैट इज 26.4 आ रहा है इनटू 10 टू द पावर इधर मिल रहा है आपको 20। फर्दर सॉल्व करते हैं तो मिलता क्या है 2.64 into 10 to the power और 19 जूल, दिस इज द आंसर। 2.64 into 10 to the power 19 जूल इज द आंसर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कहता है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर। तो पहले मैं नीचे वाला मिटा दूं। सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिसमें आपका
कभी कभी कंडक्टर करंट पास करता है और कभी कभी करंट पास नहीं करता है। जैसे आपका गैलियम है, आपका फास्फोरस है, आपकी इसके बारे में पढ़ते हैं आप लोग, सिलिकॉन है, आपके बारे में पढ़ी सारे के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसा है कि जब आप इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें आपका जो कंडक्टिविटी होता है वो भी इंक्रीज करता है। तो कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टिविटी हमारा इंक्रीज करती है। तो ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 13 हमारा आज कंप्लीट हुआ बच्चों। तो इसी प्रकार से आपको इस मॉडल पेपर में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वारी को कमेंट कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए आप हमारे इस नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर वहाँ की टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, टेलीग्राम सपोर्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ आपको मिल जाएंगे। हमारी टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। और इस वीडियो को देखने के लिए बच्चों धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज बच्चों एक बार सब्सक्राइब और साथ साथ लाइक, और अपने बच्चों को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर।